नमस्कार साथियों, सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि अगर आप स्टॉक एक्सचेंज की कोई डिफ़ॉल्ट करते हैं या कोई लेट फाइलिंग्स करते हैं तो उसके फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं और क्या आपके ऊपर उसके निताए जाते हैं और किस तरीके की पेनल्टी आपके ऊपर इम्पोज होती है। बहुत से कंप्लाइंसेस हैं इसके ऊपर जो आपको कंप्लाई करते होते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो अलग अलग रेगुलेशन के सेक्शंस में अलग अलग पेनल्टीज़ हैं, वो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है रेगुलेशन 61 ऑफ लोडर 2015। इसमें अगर आपका डिफ़ॉल्ट होता है, इसमें जो मेन रिक्वायरमेंट है कि आपको क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना होता है हर लिस्टेड कंपनी में, जो कि एक कंपनी सेक्रेटरी और एंड कंप्लायंस ऑफिसर की रोल प्ले करता है। अगर आप वो नहीं करते हो तो आपको 1000 पर डे का फाइन है। उसके बाद रेगुलेशन 71 नॉन कंप्लाइंट विद टू अपॉइंट अ आरटीए। या तो देखें आपके इन हाउस सिस्टम हो, सारा डेटा फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स का, या जो भी डेटा यहाँ पे आपको रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का मेंटेन करना होता है। अगर आपका इन हाउस सिस्टम नहीं है तो आपको आरटीए अपॉइंट करना होता है। तो अगर वो आप आरटीए नहीं अपॉइंट करते हैं तो उसकी चार्जेस भी 1000 पर डे हैं। उसके बाद अगर आपको कोई इन्वेस्टर कोई क्वेरी भेजता है कि उसको या बाय मेल, उसमें आपके एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपने उसको रिप्लाई करना होता है। अगर आप उस पर रिप्लाई नहीं करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं आपको 1000 पर डे की पेनल्टी के साथ। 13(3) सबसेक्शन 3 ऑफ रेगुलेशन 2015 इन्वेस्टर कंप्लेंट्स की आपको क्वार्टरली फाइलिंग करनी होती है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको 1000 पर डे उसके फाइन है। उसके बाद अंडर रेगुलेशन 17 सबसेक्शन 1 ऑफ लोडर 2015, इसमें आपको बोर्ड का कॉम्पोजिशन रखना होता है इक्वल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। नॉर्मली आप देखेंगे किसी कंपनी का 6 डायरेक्टर्स होते हैं बोर्ड में, 3 एग्जीक्यूटिव होते हैं, 3 नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं। रेस्ट बड़ी कंपनीज में जो कि जिनके मार्केट कैप थोड़े हाई हैं, उनके ऊपर कमेटीज़ की और एप्लीकेबिलिटी होती है, तो उनका बोर्ड थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन आपको कॉम्पोजिशन यहाँ पे बराबर रखना होता है, बैलेंस रखना होता है कि जितने आपके एग्जीक्यूटिव हैं उतने ही आपके नॉन एग्जीक्यूटिव हों। स्मॉल कंपनीज को छोटी सी छूट है, लेकिन ओवरऑल आपको एक एज पर रेगुलेशन 17(1) का आपको एक बैलेंस कॉम्पोजिशन बनाना होता है। अगर आप नहीं बनाते हैं तो 5000 पर डे की उसके पेनल्टी है। उसके बाद जी लास्ट ईयर आफ्टर कोटक कमेटी रिकमेंडेशंस के बाद 17(1) सबसेक्शन ए में एक नियम आया था कि अगर आपके बोर्ड में कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और वो 75 ईयर्स से ज़्यादा है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना है फ्रॉम द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी कि आपने इस एज के डायरेक्टर को क्यों अपॉइंट किया है और इसकी बोर्ड में क्या सर्विंग्स हैं। अगर आप ये नहीं पास करवाते हैं तो 2000 पर डे का पेनल्टी है आपके ऊपर। उसके बाद 17(2) नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग, हर कंपनी को कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग्स करनी होती हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो 10,000 पर इंस्टेंस की आपके ऊपर पेनल्टी है। 17(2) नॉन कंप्लायंस पर्टेनिंग टू द क्वारम ऑफ बोर्ड, अगर आपका बोर्ड का क्वारम नहीं बनता आप फिर भी मीटिंग करते हैं तो 10,000 पर इंस्टेंस की आपके ऊपर लाइबिलिटी है। 18 सबसेक्शन 1 ऑडिट कमेटी के लिए आपको 2/3 इंडिपेंडेंट मेंबर्स चाहिए होते हैं, और इसके डिफाइन आपके पास एक क्राइटेरिया है कि ये क्राइटेरिया है ऑडिट कमेटी को फुलफिल करने का। अगर वो कॉम्पोजिशन नहीं मीट होता है तो 2000 पर डे का आपके ऊपर पेनल्टी है। इसी तरीके से अंडर सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, इसमें सारे ही नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। कम से कम 3 डायरेक्टर्स इसमें होने चाहिए आपके। अगर आपका कॉम्पोजिशन नहीं मीट करता है तो 2000 पर डे आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। उसके बाद 20 सबसेक्शन 2 स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, इसका एक डिफाइन कॉम्पोजिशन दिया हुआ है जिसमें मेजॉरिटी आपके होल्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स करते हैं। अगर वो कॉम्पोजिशन नहीं आपकी पूरी होती है तो 2000 पर डे आपके ऊपर पेनल्टी लगती है। 21 सबसेक्शन 2 रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। अगर वो नहीं बनाते हैं रिस्क मैनेजमेंट कमेटी या उनका कॉम्पोजिशन नहीं मीट करता है तो उनके ऊपर 2000 पर डे की पेनल्टी है। 23 सबसेक्शन 9 रिलेटेड पार्टी डाटा सबमिशन, ये आपको हाफ ईयरली सबमिशन देनी होती है ऑफ द कंसोलिडेटेड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन टू द स्टॉक एक्सचेंज। ये आपको देना होता है आफ्टर द सबमिशन ऑफ योर हाफ ईयरली रिजल्ट्स।
टू द स्टॉक एक्सचेंज, उसके 30 दिन के बीच बीच में आपको ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के सबमिशन देने होते हैं। अगर आप नहीं देते हैं तो आफ्टर द ड्यू डेट आपके ऊपर 5000 पर डे की पेनल्टी लगती है। 24A सबमिशन ऑफ एनुअल सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट। जिस तरीके से सेक्रेटरियल ऑडिट होता है, यहाँ पर भी आपको विद इन 60 डेज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपको सबमिट करनी होती है प्रैक्टिसिंग CS से सर्टिफाई करा के एक सेक्रेटरियल रिपोर्ट। अगर आप नहीं करते हैं तो आपके ऊपर 2000 पर डे के चार्जेस हैं। 27(2) कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अगर आप सबमिट नहीं करते हैं या आपकी कॉम्पोजिशन पूरी नहीं होती है या कोई भी ऐसा डिफ़ॉल्ट आप करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में नॉन सबमिशन का, तो आपके ऊपर 2000 पर डे की पेनल्टी लगती है। 28 सबसेक्शन 1 अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ें बना रखी हैं फॉर द इश्यूज ऑफ सिक्योरिटी, आपको जो प्रायर अप्रूवल लेनी होती हैं, इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज, अगर आप नहीं लेते हो तो 50,000 पर इंस्टेंस के ऊपर आपके ऊपर पेनल्टी लगती है। 29 सबसेक्शन 2 आपको प्रायर इंटीमेट करना होता है। 29 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 में आपको अलग अलग टाइम पीरियड दिए गए हैं कि आपको कोई भी बोर्ड मीटिंग करने से पहले BSC को प्रायर इंटीमेशन देनी होगी। अगर आप नहीं देते हैं तो 10,000 पर इंस्टेंस आपके ऊपर पेनल्टी लगती है। रेगुलेशन 13 नॉन सबमिशन ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न आप अपना नहीं सबमिट करते हैं इन रिस्पेक्टिव स्टॉक एक्सचेंज, तो आपके ऊपर 2000 पर डे की पेनल्टी लगती है। 31(3)(a) अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन आती है किसी प्रमोटर की फॉर द रिक्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स या किसी पब्लिक की फॉर द डिक्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स, अगर आप वो नहीं पूरी करते हैं तो आपके ऊपर 5000 पर डे के ऊपर हिसाब से आपके ऊपर चार्जेस लगते हैं, आपके ऊपर फाइन लगता है। 32(1) नॉन सबमिशन ऑफ डिवीजन वेरिएशन यूटिलाइजेशन ऑफ इशू प्रोसीड। अगर आप इसमें कोई डिफॉल्ट करते हैं तो 1000 पर डे की फ्रॉम द ड्यू डेट आपके ऊपर पेनल्टी है। रेगुलेशन 33 अगर आप अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो कि आपने जमा करने होते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्वार्टर इन 45 डेज एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर विद इन 60 डेज, अगर आप इस टाइम पे ऑफ फ्रेम ऑफ में नहीं जमा करते हैं अपने रिजल्ट्स तो आपको 5000 पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगती है। रेगुलेशन 34 नॉन सबमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट। ये आपको बिफोर द कॉलिंग ऑफ AGM 21 डेज बिफोर दैट आपको ये सबमिट करनी होती है रिपोर्ट। अगर आप नहीं करते हैं सबमिट तो 2000 पर डे आपके ऊपर पेनल्टी लगती है। रेगुलेशन 42 सबसेक्शन 2, 3, 4, 5 अगर आप कोई डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं और उसकी रिकॉर्ड डेट के आप टाइम नहीं डिस्क्लोज करते हैं प्रॉपरली तो 10,000 पर इंस्टेंस आपके ऊपर लाइबिलिटी लगती है। 43(a) अगर आपकी कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी आपके ऊपर अप्लाई होती है, आप नहीं बनाते हो तो 25,000 पर इंस्टेंस आपके ऊपर लाइबिलिटी लगती है। 44 सबसेक्शन 3 डिक्लेरेशन ऑफ वोटिंग रिजल्ट्स। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एनी पोस्टल बैलेट AGM और EGM आपको वोटिंग रिजल्ट सबमिट करने होते हैं फॉर द रिस्पेक्टिव स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप नहीं करते हो तो 10,000 पर आइटम के हिसाब से आपके ऊपर पैनल चार्जेस लगते हैं। 44 सबसेक्शन 5 नॉन कन्वेइंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। आपको रिमेनिंग ऑफ द कंपनीज को विद इन 6 मंथ्स आपको AGM की कॉल करनी होती है और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनको विद इन 5 मंथ्स आपको कॉल करनी होती है। अगर आप नहीं करते हो तो 25,000 पर इंस्टेंस के ऊपर पेनल्टी लगती है। 45 सबसेक्शन 3 नॉन ऑब्टेनिंग अप्रूवल बिफोर फाइलिंग चेंज ऑफ नेम विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी। अगर आप अपनी कंपनी का नाम चेंज करते हैं उसकी आप इनसे अप्रूवल नहीं लेते हो स्टॉक एक्सचेंज से तो 25,000 पर इंस्टेंस आपके ऊपर पेनल्टी लगती है। रेगुलेशन 46 नॉन कंप्लायंस विद द नॉर्म्स पर्टेनिंग टू फंक्शनल वेबसाइट। अगर आप के ऊपर अप्लाई है कि आपने वेबसाइट मेंटेन करनी है लेकिन आप वो नहीं करते हो और अगर आपको वार्निंग मिलती है तो 10,000 पर इंस्टेंट आपके ऊपर पैनल चार्जेस लगते हैं इसको ना मेंटेनेंस करने के। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ पेनल्टीज़ हैं जो आपको नॉन कंप्लायंस करने से लगती हैं और इसमें कोई ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं होता, कोई आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं होती। ये आपके जैसे ही आपका डिफ़ॉल्ट होना शुरू हो जाता है पर डे के बेसिस के ऊपर आपके ऊपर पेनल्टी लगने चालू हो जाती हैं। फिर आपको नोटिस आते हैं, वो आपको पेनल्टी 15 डेज़ में जमा करनी होती है। जब भी आपको नोटिस आता है अगर आप 15 डेज़ में नहीं जमा करते हैं तो आपके सारे प्रमोटर के डीमैट अकाउंट्स रिस्पेक्टिव स्टॉक एक्सचेंज से फ्रीज़ हो जाते हैं और फिर उसके बाद अगर आपको और 2 महीने दिए जाते हैं
पेनल्टी को जमा करने के लिए। अगर आप फिर भी नहीं जमा करते तो आपके जो शेयर प्राइसेस की जो ट्रेडिंग है उसे T1 बेसिस के ऊपर कर दिया जाता है। अगर आप फिर भी जमा नहीं करते तो ऐसी स्थिति बन जाती है 4-6 महीने बाद कि आपकी ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी जाती है। और आपने बहुत सी कंपनी को देखा होगा कि सस्पेंडेड ड्यू टू पैनल रीजंस। तो ये वही कारण होते हैं कि वो कंप्लायंस वो कंपनीज पूरी नहीं करते, इसी वजह से फिर उनकी ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाती है। अगर वो फिर भी एक्शन नहीं लेते फिर उन कंपनीज को डीलिस्ट भी कर दिया जाता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसके काफ़ी स्टेजेस हैं, काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो इससे अच्छा यही है कि आप अपनी कंपनी का, अपने क्लाइंट का टाइम पे काम करें, जिससे आपके ऊपर